नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम अपने चैनल पर जो यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है कितना इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके पीवाईक्यू को हम जिनने वादा किया था कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ हम करवाएंगे इस पूरे के पूरे पीवाईक्यू को। इसी की सीरीज में ये जो कि पहला वीडियो है जिसमें हम जो है कि मॉडर्न इंडिया को ठीक है कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न इंडिया सेक्शन में जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू में 2013 से लेके 2025 तक के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है कि हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही में इसमें मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा आपको कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर पता नहीं है लेकिन आप ट्रिक्स के माध्यम से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अब जो है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, जॉइन कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही में अगर इस वीडियो पे आप लोगों का ज़्यादा चैनल हमारा सब्सक्राइब होता है या आप लोगों का प्यार मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये फोरम आईएएस एक कोचिंग है हमारी, बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग है दिल्ली की। उसका जो है कि ये पीवाईक्यू है 1991 से लेके 2023 तक का, 25 तक का ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है? 1991 से लेकर 2025 तक का जो पीवाईक्यू है, जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उन सभी क्वेश्चन को जो है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सॉल्व करवा देंगे आपको। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें सीएपीएफ एग्ज़ाम हो गया, सीडीएस हो गया, साथ ही में यूपीपीसीएस का हर एक सब्जेक्ट का जो है कि सेक्शनल वाइज़, जैसे कि मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यूज़ में यूपीएससी के द्वारा, यूपीपीसीएस के द्वारा, तो इन सभी क्वेश्चन को जो है कि अपने चैनल के माध्यम से हम करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इसका वीडियो आप लोगों को चाहिए तो। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सेक्शन है हमारा ये है मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है। मॉडर्न इंडिया के सेक्शन से देख लेते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में पूछा गया है। फर्स्ट हमारा है इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में किस-किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं और उन डेवलपमेंट्स पे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। पहला क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है। फ्रूट्स में वन क्या है? पपाया, पाइनएप्पल एंड द गुआवा। हाउ मेनी ऑफ द अबव वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी। आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने जो है कि पहले जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछा करता था, उसको चेंज कर दिया है। अभी इसने क्या किया है कि ओनली वन, ओनली टू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी। सी दैट मीन्स कि मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि द पोर्तुगीज हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू वर्ल्ड फ्रूट्स लाइक द पाइनएप्पल, papaya, sapodilla and the guava which found acceptance and became part of the Indian food culture। अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको जो है कि आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ा होगा। हम सपोज़ करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको बहुत ज़्यादा जो है कि हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो है कि पीएचडी भी कर रखा हो हिस्ट्री में, अब उससे भी इस क्वेश्चन को पूछेंगे ना तो क्या होगा, थोड़ा-सा क्या होगा, सस्पेंस में आ जाएगा। एक तरीके से माइंड में आएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका लेवल अप टू इतना हार्ड हो कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि आपने बहुत पढ़ा लेकिन आपको ये कभी मिला नहीं। उस केस में क्या होता है कि ऑल 3 सही होता है। ठीक है? मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ा, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा जिसको यूपीएससी ने पूछ दिया। उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में तीनों ऑप्शन सही होते हैं। तो कौन-कौन सा होगा इसमें? पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा, तीनों को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? पोर्तुगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है कि अंडर द रायतवारी सेटलमेंट द रेवेन्यू कलेक्शन द peasant were exempted from the revenue payment in case of bad harvest or the natural calamities। second statement है under the permanent settlement in Bengal if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date he would be removed from the जमींदारी। ये दो स्टेटमेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, इसको क्या किया गया था, यूपीएससी के द्वारा इसको ड्रॉप कर दिया गया था। तो आपको इस पीडीएफ में, ये कोचिंग का ही पीडीएफ में, मैं तो नाम तो नहीं लूँगा, इसमें ये भी दिखेगा कि जिस क्वेश्चन को यूपीएससी के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी जो है कि इसमें मेंशन किया गया है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा टफ के कैटेगरी में ही जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने क्या हुआ, जब मॉडर्न हिस्ट्री का प्रिपरेशन करते होंगे आप लोग,
तो आप सभी को पता होगा कि तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, साथ ही में रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या होता है। इसके बारे में आपको नॉलेज ऑलरेडी होगा। इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। इसमें थोड़ा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? परमानेंट सेटलमेंट को अब लगेंगे बताने हम, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा पर्पज़ क्या है इसमें पीवाईक्यू को कंप्लीट करना, अब उस पे ही फोकस करते हैं। बाकी आप लोगों को अगर इसके बारे में नॉलेज चाहिए, परमानेंट या रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या होता है, तो हम कमेंट में इसको डाल देंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू द पोर्तुगीज, कौन था? तो ये जो हमारे रूलर थे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है यहाँ से देख लेते हैं, सी। सी कौन हो गया? इन 5034 बहादुर शाह साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन with the Portuguese. By this he ceded due to the Portuguese as well as other territories of his empire such as Vasai and the Iceland that today from the Bombay। तो कौन थे हमारे? बहादुर शाह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहादुर शाह सी। हमने एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी पढ़ लिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 23 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? डी। ये एक्ट कौन था हमारा? 1833 का एक्ट था, ठीक है? इसके द्वारा क्या किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम बेंटिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले क्या हुआ करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। 1833 के एक्ट के द्वारा इनको जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया और साथ ही में पहले कौन थे हमारे? सर विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गरस्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गिस एंड द वाल्टर एलियट वेर एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड थे हमारे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए। डेट मीन्स की आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन। 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आप लोग आराम से जो है कि इसको पढ़िएगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना होगा समथिंग ना, इस क्वेश्चन को, तो ये भी थोड़ा टफ की कैटेगरी में ही जाएगा। लेकिन आपको 1 या 2 नाम इसमें से आपको पता होगा। जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा अलेक्जेंडर री के बारे में और साथ ही में वाल्टर एलियट के बारे में पता होगा। ये 2 नाम आया होगा आपके पढ़ते हुए। बाकी नामों के बारे में नहीं पता। अब हमको इसमें ये नहीं जानना है कि कौन-सा आंसर सही होगा, हमको ये जानना है कि कौन से आंसर नहीं होंगे। फर्स्ट वन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवेज इन द कॉलोनियल इंडिया, छोड़िए इसके बारे में नहीं पता हमको। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्चेस इन द प्रिंसिपली स्टेट्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक ना? ऐसे कोई चर्च की स्थापना करता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट वन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश प्रेसेस इन द कॉलोनियल इंडिया, क्या है? ये भी क्या है थोड़ा-सा यही है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन्स आते हैं समथिंग जिसमें आपको डाउट है, ठीक है? तो ये छोड़ने के लिए क्वेश्चन बने होते हैं, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में फिर से कुछ रिपीट हुए ऐसे कुछ नाम तो आपको याद रहे। फर्स्ट वन क्या है? अलेक्जेंडर री के बारे में क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट नोन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द तक्षशिला एंड द अमरावती। मैंने ऑलरेडी बोला था कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो तक्षशिला और साथ ही में अमरावती का जब नाम आएगा तो वहाँ पे इनका नाम आता है। नेक्स्ट वन क्या है? ए एच लॉन्गरस्ट क्या है? एक्सपर्ट ऑन द इंडियन आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर, आर्थर की टेक्स्ट, इनका नाम नहीं आया होगा। नेक्स्ट वन क्या है? रॉबर्ट सेवल क्या है? हिस्टोरियन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, रोट ए फॉरगेटन एम्पायर, इन्होंने लिखा है। जेम्स बर्गिस का नाम देख लेते हैं, क्या है ये? आर्कियोलॉजिस्ट एंड द एपिग्राफिस्ट हु रिकॉर्डेड इंडियन मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट वन क्या है? वाल्टर एलियट, ये क्या है? एक्सकेवेटेड तमिलनाडु साइट कंट्रीब्यूटेड टू साउथ इंडियन हिस्ट्री, इनका नाम भी आपने तमिलनाडु हिस्ट्री के बुक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2022 में पूछा गया है। स्टेटमेंट दे रखा है, मैं दोनों को पढ़ के फिर देखता हूँ क्या-क्या ऑप्शन है इसके। ऑप्शन 1 है द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज warehouses on the east coast on the lands granted to them by the गजपति रूलर्स। सेकंड है हमारा अल्फोंसो डे अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दोनों से सभी जो भी बच्चे हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे फेमिलियर होंगे। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। The English East India Company established a factory at the Madras on a plot of land leased from the representative of the Vijayanagar Empire। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, इसका आंसर क्या है? बी है। तो बी है, डेट मीन्स कि क्या है हमारा 2 एंड 3 क्या है? सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, उसको यहाँ से देख लेते हैं कि डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट द मसूलीपट्टनम इन 605 आफ्टर गजपति रूल एंडेड।
आपको पता होना चाहिए और साथ ही में आपके आगामी होने वाला जो पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। डच ने अपना पहला फैक्ट्री कब सेटअप किया था? 1605 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। उस समय तक क्या हुआ था? गजपति जो रूल था क्या हुआ था? खत्म हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है कि अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था। सॉरी, सेकंड वन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत इन 1510। सही है स्टेटमेंट। तीसरा भी सही है। विजयनगरा नायक थरमाला वेंकटदरी ग्रांटेड लैंड इन द चेन्नई फॉर ब्रिटिश सेटलमेंट्स। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। In the first quarter of the 17th century, in which of the following was where the factories of the English East India Company located? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला है बरोच, चिकाकोल, उसके बाद है त्रिचिनोपोली। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? ए है। ए क्या है? मतलब कि हमारा ओनली वन। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। कहाँ पे? ओनली बरूच में। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 का, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन मोडेस्टली अर्ली फैक्ट्रीज एक्सक्लूडेड चिकाकोल एंड त्रिचुनोपोली। आप सभी को पता होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो जिसका कारोबार वगैरह जब फैला था तो कहाँ पे फैला था? ऐसे इंडिया की बात करते हैं तो बंगाल का जो रीजन था हमारा, साथ ही में अवध हो गया। इसके आसपास ही क्या होते थे? अपना ट्रेडिंग स्टेशन वगैरह स्टेब्लिश करते थे। साथ ही में हमारे क्या हुआ, मुंबई के आसपास भी इधर आए थे। इधर को जो साउथ में था ना, इनका एक्सपेंशन कम था। तो आपको पता होगा त्रिचिपोली जो है हमारा साउथ में है, जीकाकोल भी हमारा क्या है? साउथ साइड में ही है। तो इस तरीके से भी थोड़ा-सा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, थोड़ा ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर का इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा, सॉरी इतना ही एक्सप्लेनेशन है इसका 7 का। 8 देख लेते हैं क्वेश्चन। Which of the following statement correctly explain the impact of the industrial revolution in India during the first half of the 19th century? ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या है आपका? 8 का करेक्ट आंसर क्या है? ए है। ए डेट मीन्स कि क्या? इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रूम। बहुत ही ज़ाहिर-सी बात है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो यहाँ पे जो हमारा चल रहा था चीज़ें, जो हाथ से बनाई हुई थी, थोड़ा लेबर उसमें क्या था? इंटेंसिव था। तो सस्ती सामानें जब आईं, तो इनका क्या हुआ? किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह लगता नहीं था इन पे, फ्री था। तो इनका क्या हुआ? जो हैंडीक्राफ्ट लोकल के थे हमारे, हैंडमेड वगैरह जो भी चीज़ें थी, क्या हुई? एक तरीके से बर्बाद हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा गया है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। कौन-कौन से करेक्टली मैच हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 का क्या है? बी। बी दैट मीन्स कि क्या हमारा 2 एंड 3 क्या है? करेक्टली मैच है। मैं उसको पढ़ देता हूँ। 2 क्या है हमारा? बनियान क्या है? इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता था? एक एजेंट होता था। मिरासीदार क्या होता था? डिज़ाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। पहला गलत है। औरंग, इसको देख लेते हैं यहाँ से। औरंग क्या होते थे? औरंग मीन्स वेयर हाउस वर्कशॉप, नोट द मैच टर्म। क्या होते थे? वेयर हाउस वर्कशॉप क्या होते थे? इसके होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। क्या है? गलत है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी। डी डेट मीन्स क्या? ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। इसका पर्पस क्या था? जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में, इसका पर्पस ये था कि जो ब्रिटिश सिविलियंस हैं उनको जो है कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जानकारी देना कि किस तरीके से वर्क हो रहा है वहाँ पे। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंडेड इन 1800, आपको पता होना चाहिए, बाय द वेलेस्ली ट्रेंड कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहे, इंडियन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which one of the following groups of the plants were domesticated in the new world and introduced in the old world? देखिए प्लांट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। 25 में पूछा गया था, फिर क्या हो गया हमारा? 19 में पूछ दिया। तो वही आसपास ना क्वेश्चन घूमता रहता है। देखिए 11 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए। दैट मीन्स कि क्या होगा? टोबैको, कोको एंड द रबर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लेते हैं।
Old world crops like wheat and the barley were introduced to the Americas post 1490s and new world crops included tobacco, cocoa and the rubber. इनको जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू वर्ल्ड में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें जो दिया है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो पहले मैं इसका देख लेता हूँ कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही क्या है? ए है। डेट मीन्स कि 1 एंड 2 क्या है? सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो गलत क्यों है इसको देख लेते हैं। It required a company to spend Rs 1 lakh annually on the Indian education and allowed local government to leave taxes। ठीक है। 1813 का जो हमारा एक्ट था इसके अंदर कुछ ये प्रोविजंस है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2018 में पूछा गया है। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th century वेयर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का आंसर देख लेते हैं। डी है करेक्ट आंसर। डी डेट मीन्स की ये रहा। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, सल्टपीटर हो गया, साथ ही में ओपियम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ देता हूं मैं। 18 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ द सब्सिडियरी एलियंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये है सी। यहाँ से देख लेते हैं। सी डेट मीन्स की क्या है हमारा? टू सिक्योर ए फिक्स इनकम फॉर द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रायतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसमें किसका किसका योगदान था? 17 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा 2 एंड 3 अलेक्जेंडर रीड और साथ ही में क्या हमारा थॉमस मुनरो। ये जो लोग एनसीईआरटी फॉलो किए होंगे ना उनको पता होगा कि ये पूरा का पूरा नाम जो है ना ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना? इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी को लेके हमने ऑलरेडी जो है कि अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है। सभी लोग जो है कि जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतने जल्दी-जल्दी जो है कि हमारी टीम जो है कि इन वीडियोज़ को भी अपलोड कर देगी। साथ ही में जो बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आपको ये जो है कि लेक्चर पूरा का पूरा पीवाईक्यू का सीरीज़ हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, किसी को छोड़ना नहीं है हमारे तरफ से। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जिससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इंडिया इन द 18th सेंचुरी। सॉरी एक्सप्लेनेशन तो हो गया ऑलरेडी हमारा। सेकंड चैप्टर है इंडिया रिजेनेंस एंड द रिफॉर्म मूवमेंट्स। इससे क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछे गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और साथ ही में यूपीएससी के द्वारा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या होगा? ईवी रामास्वामी अय्यर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 में ही पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय के बारे में 2 स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो पहला आंसर देख लेते हैं इसका क्या है, तो सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा बोथ 1 एंड 2। ही proposed great love and respect for the traditional philosophical system of the East। सेकेंड वन क्या है? ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड द साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड द सोशल इक्वलिटी फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आपको कभी कभी कुछ स्टेटमेंट को पढ़ के ही लग जाएगा कि ये तो पक्का सही होना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो इस तरीके से अगर मन से आपका इंटरनल फीलिंग आता है कि नहीं ये स्टेटमेंट सही है, इतना पढ़ने के बाद से आपको पास सफिशिएंट नॉलेज हो गया होगा, तो आप जो है कुछ क्वेश्चन को सही करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द मेडना
पहले ऑफ द आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है इसमें 21 में पूछा गया है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या है, सी है। इसको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। ठीक है, इस जगह जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, मेडना पहले। ठीक है, इस पे क्या, इस जगह पे क्या हुआ था, इन्होंने जो है कि हमारा नेशनल एंथम है इसको जो है कि ट्रांसलेट किया था किससे, बंगाली से इंग्लिश में, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा भी गया है, एक तरीके से टफ की कैटेगरी में आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को हम तो बोलते हैं स्किप कर देना चाहिए। जो क्वेश्चन इजी है उस पे जाइए, कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है कि हर क्वेश्चन आपको करके जाना है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है लेकिन वो हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द विट्ठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपुल एज इट टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा, बहुत ही फेमस नाम है इनका, नाम क्या है, गोपाल बाबा वालंगकर। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही दिया हुआ है। अ, 88 में इसको ये पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ द 8084 रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का डी है। 2 एंड 3 सही है। तो मैं 2 एंड 3 को देख लेते हैं क्या क्या 2 एंड 3 में दिया हुआ है। एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड था और साथ ही में क्या था, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट से। देखिए 1891 का एक केस था यहाँ पे, 19वीं शताब्दी में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ दिया हुआ है, पूछा गया है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, करेक्टली मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। और डी को हम लोग पढ़ लेते हैं। डी क्या है, मतलब कि सभी के सभी। पहला क्या है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी के द्वारा, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नईकर ईवी रामास्वामी। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा खांसी वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा इसमें तबीयत गड़बड़ चल रही है जाड़े के कारण। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी के द्वारा, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो भी बिहार वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, अर्लीस्ट पूछा गया कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, बी। बी डेट में से क्या, दीन बंधु मित्र रोड नील दर्पण, ये सबसे पहले हुआ था। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं डेट सबका। देखिए, दीन बंधु मित्र नील दर्पण कब लिखे थे, 1858 से 59 के बीच में। डिपिक्टेड द इंडिगो रिवोल्ट दयानंद फाउंडेड आर्य समाज कब हुआ था, 1875 में। और उसके बाद से जब हम बात करते हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर कब, 1863 में। और बंकिम ने क्या आनंद मठ लिखा था 1882 में। तो हिस्ट्री में कभी कभी डेट्स वगैरह भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, तो आप लोग डेट्स वगैरह भी याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या है हमारा, सी। क्या ऑर्गेनाइज करता था, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, और आपसे जो है कि ऑलरेडी इस पे जो है कि कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, जो कुछ दूसरे क्वेश्चन से लिंक होता है। तो सभी क्वेश्चन को आराम से देखते हुए चलिए। साथ ही में हम अपने चैनल पे जो है कि जो हमारे क्या ट्रिक्स वगैरह होते हैं जो यूपीएससी के पेपर में अप्लाई होते हैं, उन ट्रिक्स को लेके भी एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है कि लाइक कर लीजिएगा इसको, और साथ ही में कमेंट में बताइएगा कि आपको और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है आपके, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि आपके स्टडी में हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, 3 यहाँ दिया हुआ है, पूछा है कि केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द एबव, किससे एसोसिएटेड थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, बी। बी डेट मीन्स कि किसका आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसन, और साथ ही में क्या हमारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ।
केशव चंद्र सेन, ए ब्रह्म रिफॉर्मर, फाउंडेड द tabernacle of a new dispensation 1868 में and the Indian Reform Association 1870, but need not help found the कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी है इसके एस्टेब्लिशमेंट में कोई इनका हाथ नहीं था। अगले वीडियो में जो है कि हम इसके साथ ही साथ जब जैसे हमारा कंप्लीट होगा मॉडर्न एंशिएंट लेके आएंगे। एंशिएंट के बाद से हम जो है कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी हर चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एनी बेसेंट वाज पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर जो 10 का हमारा आंसर क्या होगा? सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा 1 एंड 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। आप सभी को पता होगा, जो भी हिस्ट्री पढ़े होंगे, कि होम रूल जो मूवमेंट था, जो दो थे इसमें से, एक में क्या था, एनी बेसेंट का योगदान था और दूसरे में किसका योगदान था? आप सभी लोग बताइएगा इसका कमेंट करके। साथ ही में क्या हमारा, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी को पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। साथ ही में क्या दिया गया कि द फाउंडर ऑफ द थियोफिजिकल सोसाइटी, क्या इस गलत है? और ये क्यों गलत है इसको देख लेते हैं यहाँ से। देखिए, जो होम रूल मूवमेंट था 1916 में, तिलक, ऑलरेडी मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर भी मिल गया, एंड द विसेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। उसके साथ ही हम बात करते हैं थियोफिजिकल सोसाइटी की बात करते हैं। वाज फाउंडेड बाय इन द यूएस इन द 1870 एंड गेन इंडियन मूवमेंट अंडर द विसेंट। इसको कहाँ पे? 1875 में यूएस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही में क्या था, ये पॉपुलैरिटी कहाँ मिला था इसको? वेसेंट के अंदर में, इंडिया में इसको पॉपुलैरिटी मिला था। साथ ही में जो फर्स्ट वोमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट 1917 में ये बनी थी। आपको डेट याद रखना है कि 1917 में एनी बेसेंट क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक को तिलक ने हैंडल किया था, एक जगह पे बिसेंट ने हैंडल किया था। अब ये बताइएगा किस-किस जगह पर किसने जो है कि इसको हैंडल किया था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। आंसर तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है early uprising against the British and the revolt of 1857। 1857 के आसपास के जो भी हमारे रिवोल्ट्स वगैरह हुए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज़ ऑफ। इसके पीछे रीज़न क्या थे? तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी। दैट मीन्स क्या है? इट अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज़ ऑफ द न्यू इन्वेंशंस। देखिए, अभी ऊपर क्वेश्चन एक पूछा गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेके, और ठीक थोड़ा-सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहाँ पे पूछ दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलूगान और द ग्रेट तुमुलुत इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यार बीच में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड द 1900। जो भी बच्चे झारखंड से होंगे, बिहार से होंगे, उन सभी को पता होगा कि जो उलूगान वर्ड है कितना फेमस है यहाँ पे, और उनका जो है कि मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा वहाँ पे सही हुआ होगा। तो कभी-कभी क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर फील्ड से हैं, क्षेत्र से है ना, तो उसका भी कुछ फ़ायदा मिलता है यूपीएससी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स? क्या-क्या जो है कि मेजर्स लिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। सी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सी क्या है कि द दैट मीन्स कि बोथ 1 एंड 2 द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनास वेर क्रिएटेड, और साथ ही में कहा था इट बिकेम इलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू ए नॉन संथाल्स। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये मेजर्स लिए गए थे जब हमारा संथाल अपराइजिंग हुआ था तो। और जो भी झारखंड के बच्चे होंगे ना, उनका ये पक्का सही हुआ होगा, क्योंकि ये सभी उनको नॉलेज होता है अपने लोकल कल्चर में, लोकल हिस्ट्री में क्या कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से 4 देख लेते हैं। व्हाट वाज वेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858? क्या-क्या थे इसके ऑब्जेक्ट्स? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये है ए। ए दैट मीन्स कि 1 एंड 2 मैं पढ़ देता हूँ। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, और साथ ही में क्या था? टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये 2 पर्पस थे। तीसरा पर्पस क्यों नहीं था, यहाँ देख लेते हैं। इट प्रोमिस टू रिस्पेक्ट द नेटिव प्रिंसेस,
rights, granted freedom of the religion, Paradon Revolts of 1857 and gave the Governor General the new title of Viceroy। गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा? वायसराय बोला जाने लगा 1858 के जो हमारा एक्ट आया था उसके बाद से। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं यहाँ पे, राइज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज। इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके यूपीएससी के पेपर में पूछे गए हैं 4 सेक्शन से। पहले मैं थोड़ा यहाँ आंसर निकाल लेता हूँ इसका। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द बुक दक्षर कथा रिटन बाय द शंकरम गणेश देशुकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 20 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से जो सही है क्या है? ए है, डेट मीन्स की 1 एंड 2। मैं दोनों को पढ़ता हूँ। इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हाइपोनोटिक कंक्यूज्ड बाय द माइंड। एंजाइटी में क्या था? इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड द फोल्क सॉन्ग्स। जिससे तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? द यूज ऑफ द देश बाय द देशुकर वाज द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ द बंगाल। क्या ये गलत स्टेटमेंट है? साथ ही में थोड़ा यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इस शंकरम गणेश देशुकर ने जो बुक लिखा था देशर कथा, कब लिखा गया था? 1904 में। वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल साइकोलॉजिकल डोमिनेशन इंस्पायर्ड द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया था? इंस्पायर किया गया था। वाज बैन इन 1910 आफ्टर सेलिंग 15,000 कॉपीज। समझ सकते हैं उस समय। एंड थो इट रिफरेंस बंगाल द टर्म देश वाज यूज्ड इन द ब्रॉडर नेशनल सेंस में यूज किया गया था। ये थोड़ा नैरो कर दिया ना स्टेटमेंट को। जब स्टेटमेंट को थोड़ा सा नैरो कर देना तो ऑलरेडी क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज। क्या इसका रिजल्ट हुआ? तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी। डेट मीन्स क्या? कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को टोल मरोड़ के ना एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा जा चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, साथ ही में ये हो गया हमारा कि क्या इसका इफेक्ट हुआ जो एक हमारा ब्रिटिश इंडिया का। तो एक तरीके से क्या हुआ एग्रीकल्चर में, क्या हुआ इनका जो बोलते थे वो करना पड़ता था, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट इकट्ठा करते थे। एग्रीकल्चर को पूरा का पूरा क्या किया इन्होंने? चौपट कर दिया। और नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मेजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी एंड द Sri Krishna stay in America for the some time and was also elected to the Central Assembly. He was, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, लाला लाजपत राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पर्सनैलिटी थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दिया हुआ है, पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। दैट मीन्स की 1 एंड 3। राधा कांत देव किसे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 3 क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, इसके फाउंडर थे। जो गलत है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। देखिए जो इसमें बोला गया है कि द मद्रास महाजन सभा was actually founded in 1884 by वीर राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड द अन्नदाचारुलू। ठीक है, इसलिए क्या है स्टेटमेंट हमारा 2 क्या है? गलत है। तो इसको जो है कि आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? बी सही है। मैं उसको पढ़ देता हूँ। ओनली 2। एन.एम. लोखंडे was a pioneer in organizing the labor movements in British India। क्या है? स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 फोकस्ड ऑन द रेगुलेटिंग चाइल्ड लेबर but did not address the wages or legalize trade unions while N.M. लोखंडे was indeed a pioneer। ठीक है, ये तो हमको पता है ऑलरेडी सही है, तो ये यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। What was the main reason for the split in the Indian National Congress
एट सूरत इन 1907, क्या था इसका रीजन? तो इसका मेन रीजन था बी। बी डेट मीन्स कि क्या? एक्सट्रीमिस्ट लेक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू निगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या करते थे? ये इसका मेन उसका रीजन था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। The Swadeshi and the boycott were adopted as the method of struggle for the first time during the पूछा गया फर्स्ट टाइम कब इसको अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। दैट मीन्स कि क्या? एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाज अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब वो लोग एकदम याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि तोड़ मोड़ के ज्यादा उम्मीद है कि अगले बार के क्वेश्चन में आपसे पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which one of the following movements were contributed has contributed to the split in the Indian National Congress resulting in the emergence of the moderates and the extremists? देखिए उसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा तोड़ मोड़ के यहाँ पूछ दिया है 15 में। तो आठवां का आंसर क्या होगा हमारा? बी। बी डेट मीन्स की क्या? हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। आठवां का आंसर ये देख लेते हैं यहाँ पे। आठवें का बी ही होगा, ठीक है। ठीक है, बी यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे जो वही मेरे को डाउट हुआ कि क्या होगा, स्वदेशी मूवमेंट होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होगा, ए होगा। वहाँ पे उल्टा दिया है। तो जो स्वदेशी था ना हमारा मूवमेंट हुआ था, इसके बाद से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है कि दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो गया था। यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट deepened the rift in the Congress, leading to 1907 Surat split between the extremists favoring the boycott and the passive resistance and the moderates advocating constitutional reforms। ये दो हमारे धड़े थे, दोनों का अलग अलग डिमांड था, जिसको लेके क्या हुआ, दोनों के बीच में रिफ्ट हो गया और कांग्रेस क्या हो गया, दो भागों में बट गया था इस सूरत सेशन के बाद से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आप सभी को अगर अच्छा लग रहा हो ना वीडियो, तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा ना, उतना ज़्यादा हम जो है कि वीडियो को अपलोड करेंगे, उतनी जल्दी अपलोड करेंगे और आपके जो है कि हित में काम करेंगे, जो भी काम होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। सेकंड दिया है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। देखिए क्या हुआ, अभी अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे एनी बेसेंट के बारे में, तो वहाँ आया था कि एनी बेसेंट क्या थी, पहली वोमेन प्रेसिडेंट थी हमारी, ठीक है। लेकिन क्या थी, वो नॉन इंडियन थी। लेकिन यहाँ क्या बोला गया था, फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। अब दोनों क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है क्या, बी हमारा सही है। बी मतलब कि दूसरा सही है। अगर ये इंडियन की बात करता तो हमारी सरोजिनी नायडू होती है, लेकिन इंडियन की बात करके ना कर क्या कर रहा है, ओवरऑल बात कर रहा है। ओवरऑल में अभी हम लोग पढ़े थे, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया था ऊपर। आपको बिल्कुल ना एकदम जो है कि पीवाई को छोड़िएगा मत बाबू आप लोग। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयबजी। सही है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। लेकिन पहली हमारी जो है कि प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेडीज के फॉर्म में क्या था, एनी बेसेंट, हमने ऊपर बताया था। एनी बेसेंट was the first woman to preside over the INSC in 1970, नोट सरोजिनी नायडू। साथ ही में क्या है कि बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड अमंग द अर्लीस्ट इंडियन बैरिस्टर ऑफ द बम्बई हाई कोर्ट। यहाँ से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द इकोनॉमिक critics of the colonialism in इंडिया। कौन कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी। डी डेट मीन्स की 1 2 3। दादा भाई नौरोजी आप सभी को पता होगा, इकोनॉमिक डेन का वो दिया था प्रिंसिपल। साथ ही में जी सुब्रमण्यन अय्यर इनका भी था वहाँ पे। आरसी दत्ता भी क्या थे, क्रिटिक थे। तो यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ हमारे यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में अच्छा खासा। अर्ली नेशनलिस्ट लाइक द दादा भाई नरोजी, आरसी दत्त, रनाडे, Gokhale and the G. Subramaniam Iyer laid the foundation of the anti-imperialism of the by formulating the first economic critique of the colonialism, including Naroji's drain theory and the Dutt's emphasis on the poverty and the wage decline under the British rule। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आप जो है कि इसको वीडियो को पॉज करके एक बार अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 905 लास्टेड अंटिल। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या है? 11 का बी है। डेट मीन्स कि क्या? किंग जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। क्या था कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया, तो फिर जब दिल्ली दरबार हेल्ड हुआ था 1911 में, तो उसमें क्या किया था? इसको कैंसिल कर दिया गया था किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि the British announced the partition of Bengal in 1903, creating two provinces, Bengal with Calcutta and the Eastern Bengal and the Assam with Dhaka. The partition was implemented in 905 by the Viceroy Curzon but annulled in 1911 by the King George V to curb revolutionary activities and shift capital to Delhi. दिल्ली को कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट 1911 का जो है कि हमारा दिल्ली दरबार जो हुआ था उसी में हुआ था। और यहीं पे उसको जो है कि नल एंड वॉइड भी कर दिया गया था इस डिसीजन को, पार्टीशन को। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द एल्बर्ट बिल बहुत ही फेमस बिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, डेट मीन्स कि किससे? रिमूवल of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of the Europeans। ये जो इल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी था ना, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मील का पत्थर था एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए। कि पहली बार इंडियंस को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये जो हम पे जो है कि ये हम पे फैसला सुना सकते हैं, लेकिन हम इन पे फैसला नहीं सुना सकते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ ना, इसने एक तरीके से क्या जो हमारा वहाँ जनमानस था उसके मन में एक तरीके से क्या वो भरा कि हम जो है कि क्या है इनके सामने उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की ये खुद को अपना मानते हैं। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है, 5 देख लेते हैं। फेजेस ऑफ द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, कौन-कौन से किस-किस फेज में क्या-क्या हुआ था? अब 5 का मैं आंसर निकाल देता हूँ यहाँ पे। 5 पे ये रहा, ठीक। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 नाम है, पूछा गया हू ऑफ द अबव वाज वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। गदर पार्टी से कौन-कौन लोग एसोसिएटेड थे? तो क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा 1 का आंसर क्या होगा? डी। टी डेट मीन्स कि क्या होगा हमारा? ओनली 3। 3 मतलब कि रास बिहारी बोस जो क्या थे हमारे गदर से एसोसिएटेड थे। इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी। देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है गदर पार्टी से। फिर 24 में क्या हमारा गदर से पूछा गया है। मतलब क्या है कि गदर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो इस सेक्शन को तो एकदम तैयार कर ही लेना है किसी भी हालत में। यहाँ देख लेते हैं, देखिए फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। इस फ़ोटो में क्या है? बरिंदर कुमार घोष अनुशूलियन समिति से इनका संबंध था। योगेश चंद्र चटर्जी अनुशूलियन समिति से इनका संबंध था। लेकिन हम जब बात करते हैं रास बिहारी बोस का, ये सभी लोगों को पता भी होगा। इनका संबंध किससे था? गदर पार्टी से इनका संबंध था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बरिंदर कुमार घोष का संबंध किससे था? अनुशूलियन समिति से। योगेश चंद्र चटर्जी का संबंध किससे था? अनुशूलियन समिति से। रास बिहारी बोस का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था हमारा गदर पार्टी से। क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 देख लेते हैं अब इसमें। कि द गदर वाज ए, गदर क्या था हमारा? तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए। डेट मीन्स कि क्या था? रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। याद रखना है बाबू लोग कि जो गदर था ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? हेडक्वार्टर था हमारा सैन फ्रांसिस्को में। और इसका पर्पस क्या था? रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंडक्ट करना इंडिया में। इसके बारे में थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं कि गदर पार्टी वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज फॉर्म इन 1930 इन द सैन फ्रांसिस्को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। बाय द माइग्रेंट इंडियंस विद द एम टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। द पार्टी was established as a Hindi association of the Pacific Coast under the leadership of Lala Hardayal with the Baba सोहन सिंह बखाना as its president। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लाला हरदयाल का जो संबंध किससे था? हमारा गदर पार्टी से था। साथ ही में जो प्रेसिडेंट इसके थे क्या थे हमारे?
बाबा सोहन सिंह बाखाना जो है कि इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 द बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा। अब इससे देख लेते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। पहले मैं इसके आंसर्स निकाल लेता हूँ और साथ ही में यूपीएससी का ना इससे जो है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो ये गांधी वाला सेक्शन तो अच्छे से करना है आपको किसी भी हालात में। देखिए ऑलरेडी 24-25 क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि सब्सिक्वेंट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी हु constantly opposed the untouchability and appeal for its eradication from all spheres decided to include the upliftment of the Harijans in his political and the social program। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 में पूछा गया है। क्या है? पूना पैक्ट। इसका आंसर क्या है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? आप सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वैसे तो हम बता ही देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि द पूना पैक्ट एंश्योर्ड द दलित रिप्रेजेंटेशन एंड द इक्वल राइट्स व्हाइल द हरिजन सेवक संघ 1932 में जो एस्टेब्लिश हुआ था वर्क फॉर देयर सोशल एजुकेशनल एंड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। दो थे। फर्स्ट वन हमारा जो पूना पैक्ट हुआ था, इसमें क्या था? दलित रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, साथ ही में इक्वल राइट्स की बात की गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं हरिजन सेवक संघ की, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, इसमें किसकी बात हुई थी कि सोशल एजुकेशनल एंड द टेम्पर एंट्री अपलिफ्टमेंट की जो की बात की गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर से इसको पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा आपके माइंड में। देखिए, सब्सिक्वेंट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स Gandhi, who constantly opposed untouchability and appealed for its eradication from the whole sphere, decided to include the upliftment of the Harijans in his political and the social programs। क्या हो गया हमारा? पूना पैक्ट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपुल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 में ही पूछा गया है। देखिए गांधी जी वाले से 25 में ही पूछा गया है। ये क्या है हमारा? बी। डेट मीन्स कि क्या? मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत जो है कि इन्होंने जो है कि उनको प्रोवाइड किया था लीगल डिफेंस, जो भी हमारे चौरी चौरा इंसिडेंट में जो भी हमारे लोग अरेस्ट हुए थे। देखिए 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 25 में ये भी पूछा गया है, 25 में ये भी पूछा गया है, 25 में ये भी पूछा गया है, 25 में इसको भी पूछा गया है। और भी पूछे गए हैं नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गांधी वाला सेक्शन, और गांधी के आसपास जो लोग हुए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया एक सेक्शन से। इस सेक्शन को आप कैसे स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल ना स्किप कीजिएगा। एक एक चीज जो गांधी के आसपास जो भी घटनाएं हुई हैं गांधी जी के आसपास, सभी चीजों को पढ़ डालिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ से। देखिए, मालवीय gave up legal practice in 1911 for education and the social services, but notably defended 177 accused in the Chauri Chaura case, securing acquittal for 156। कितना इंपॉर्टेंट है ये? नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सेडिक्शन हैज बिकम माई रिलीजन was the famous statement given by the गांधी जी at the time of। कब दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी। डेट मीन्स की पब्लिकली वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एंड द गांधी। गांधी जी के जीवन में जो सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, ये क्या एक तरीके से बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इसके थ्रू जो है कि बहुत ज़्यादा पीपल्स जो कनेक्ट हुए थे। यहाँ देख लेते हैं। On the 6th April, Gandhiji reached Dandi, broke the salt law as a symbol of resistance to British rule, declaring it morally and spiritually unious and vowing to peaceful end it through the non-violent struggle। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं पढ़ देता हूँ। द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ द स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड द पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन ए ईयर एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन। ठीक है, फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था,
और साथ ही में इसका पर्पस क्या था, स्वराज अटेंड करना। ये सब चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ से। दिया है कि 1920 1920 में क्या था, नागपुर सेशन हुआ, मार्क अ शिफ्ट इन द आईएनसी स्ट्रेटजी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू मास स्ट्रगल फॉर स्वराज। अब तक जो डिमांड था आईएनसी का, क्या डिमांड था कि हमको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमको सुधार चाहिए, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन जब 1920 में नागपुर सेशन हुआ तो इसके बाद से क्या हुआ, इनके जो मेथड था इसमें शिफ्ट आया। किस तरीके का शिफ्ट आया, ये मास स्ट्रगल पर विश्वास करने लगे और इसके थ्रू क्या इनको स्वराज अटेंड करना इनका पर्पस था। विथ ओपन कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द वॉलंटियर क्रॉप्स सपोर्टिंग सिविल डिसोबीडियंस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है इसमें, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ रिगार्ड टू द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे 4 हमारे दिया हुआ है, पूछा है इसमें से क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पार्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, कौन इसके जो है कि पार्ट्स हैं। तो इसकी बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 के तो आंसर क्या होगा, सी। सी डेट मीन्स कि क्या होगा हमारा, ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं ऑप्शन से क्या क्या है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्वॉल्व सरेंडरिंग गवर्नमेंट टाइटल्स, बॉयकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड द गुड्स, promoting national education, hand spinning, panchayat, communal harmony, and the non-violence, while statement 3 incorrectly omit the surrender of the titles। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 3 क्या है, गलत है। दैट मीन्स कि क्या हमारा ये वाला, रिटेंशन ऑफ द टाइटल्स एंड द ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन द पब्लिक, क्या ये गलत है, ऐसे भी लग रहा है, पढ़ने चाहिए। फर्स्ट वन सही है, सेकेंड सही है और ये फोर्थ वन सही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलम चेंज कर लूँ मैं। In the Government of India Act 1919, the function of the provincial government were divided into the reserve and the transfer subjects. Which of the following were treated as a reserve subject? कौन कौन से हमारे रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर में आते थे? तो जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये है सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा 1, 3 एंड 4। 1 क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 3 क्या है, लैंड रेवेन्यू। और 4 क्या है हमारा, पुलिस। ये सभी के सभी क्या थे, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर में आते थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी। डेट मीन्स कि 2 ओनली। क्या, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वोमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर। पहला गलत है, तो क्यों गलत है इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 1919 रिफॉर्म्स गेव लिमिटेड नॉट यूनिवर्सल वोटिंग राइट टू वोमेन। सभी लोग जो लोग भी पढ़े होंगे 1919 का एक्ट, इजी क्वेश्चन है। सबको पता होगा कि जो हमारे राइट्स थे, वोटिंग राइट्स क्या थे, यूनिवर्सल नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड थे। और साथ ही में क्या था, वोमेन्स में भी उनको दिया जाता था राइट जिनके पास क्या था, जो अच्छे परिवार से आते थे। साथ ही में क्या था, वोटिंग राइट टू वोमेन, while the 1935 एक्ट रिजर्व सीट्स एंड अलाउड वोमेन टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, 1935 में यह प्रोविजन था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, who among the following is associated with the songs of the prisons, a translation of the ancient Indian religious lyrics in English। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा, मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, एक हमारा यूपीएससी में इस तरीके से कहावत चलता है कि जिस ऑप्शन में गांधी जी आ जाते हैं वो सही हो जाता है, मतलब गांधी जी ही सही होंगे। तो वही है कि अगर कुछ ऐसा पूछा गया है जो आपने बहुत पढ़ा है लेकिन आज तक नहीं पढ़ा, ऑप्शन में गांधी जी हैं, तो रिस्क लेके गांधी जी को लगा के आ सकते हैं। ये भी क्या है, ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द गांधी एरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये हो जाएगा, यूपीएससी ने क्या किया था, इसको भी ड्रॉप कर दिया था। ठीक ना, तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी यूपीएससी ने किया, एक दो क्वेश्चन को तो ड्रॉप कर ही देता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? बी। दैट मीन्स कि 1 एंड 3 में पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटेंडेड लेबर। पता होगा अफ्रीका में हुआ था ये। दूसरा क्या है कि द लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। ठीक है, सपोर्ट नहीं किया गया था। साथ ही में क्या था, ये जो है कि गलत है स्टेटमेंट हमारा दूसरा। तीसरा क्या है, कंसिक्वेंस अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉस बाय इंडियन पीपुल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर। सही है। इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। Intended labor involved exploitative central work, and the Gandhiji organized a protest against it in the South Africa in 1906। आप सभी को पता होगा। Although critical of the colonial policies, Gandhiji supported British recruitment during the World War One, hoping it would lead to the Swaraj। सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर में कि इंडियन को पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनको सोचा था कि इससे हमको स्वराज मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। इन 1930 ही लॉन्च साल्ट मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, आफ्टर विच द कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। अब पूछा है इसमें से सही कौन सा है, तो कौन सा सही है? सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा बोथ 1 एंड 2 में पढ़ देता हूँ। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिजन्स क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड वन क्या है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। देखिए इसमें 11 में क्या है कि इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ देता हूँ। इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अपोज द पार्टीशन बाय द promoting the boycott of the foreign goods, encouraging indigenous industries, fostering economic self-reliance. It also led to the rise of the national educational institution, including the National Council of Education in 1906। जो भी स्पेक्ट्रम की किताब पढ़े होंगे ना उनको ये मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। Which one of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सॉरी, हाँ, सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा, ज्वाइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। इसका 12 का देख लेते हैं थोड़ा सा। 1917 में हुआ था, सभी को पता होगा। 13 देख लेते हैं। इन 1920 which of the following changed its name to स्वराज सभा? ठीक है, क्या हुआ था? तो 1913 का आंसर हो जाएगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, इसने चेंज करके अपना स्वराज सभा नाम रख लिया था। 13 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 1919 द ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट के अंदर में, ठीक ना, जो 1916 में स्टार्ट हुआ था, एंड द तिलक इंडियन होम रूल लीग जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था, डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट टू ऑन द ईडिश मॉडल। By October 1920, the former was renamed Swaraj Sabha to work for complete Swaraj। अब 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers given to the गवर्नर जनरल। आप सभी को पता होगा जो भी रेसिड्यूरी पावर थे किसके पास थे? गवर्नर जनरल के पास थे। 15 देख लेते हैं। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, किस लिए प्रोवाइड किया गया था इसको? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्बिट्रेरी पावर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आप 15 के बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 16। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको देखोगे ना पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उसका उसका फायदा भी होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेसी रेफर्स टू। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा डी। डेट मीन्स की डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। ये था हमारा, ऑलरेडी बताया, इसके ऊपर ही आया था, रिजर्व सब्जेक्ट था हमारा एक, जो क्या था हमारा, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आया था। किधर गया? ये रहा। ये ट्रांसफर हो गया, क्या था हमारा? रिजर्व था ऑलरेडी। यही हमारा डायरेसी है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमिटी ऑफ द 1927, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये हो जाएगा डी। डी डेट मीन्स की इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, ये पर्पज था हमारा बटलर कमेटी का, जो 1927 में आया था। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। द हारकोर्ट बटलर कमेटी ऑफ द 1927 was formed to review and the improve relationship between Indian princely states and the British India. It visited 16 states and submitted its reports in 1929। आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था हमारा ये प्रपोजल। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 क्लियरली डिफाइन, क्या डिफाइन किया था इन्होंने? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। दैट मीन्स की द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको जो है कि डिसाइड किया गया था। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 19 का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल डायरेक्टरी, सेपरेटेड सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हु द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ए मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लाइन अप्रैल 1930, किसने किया था ये? बहुत ही फेमस हमारे साउथ के हमारे थे। बी, सी राजगोपालाचारी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। On March 1930, Gandhiji launched the historic Salt March from the Sabarmati to Dandi to protest the British salt tax, culminating in the symbolic act of breaking the law on April 16. Similarly, C. Rajgopalachari led a parallel salt march from Trichinopoli to Vedaranyam on the Tanjore coast was arrested in April 1930। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 15 में पूछा गया है। तो 21 का आंसर क्या होगा हमारा? बी। डेट मीन्स की 1 एंड 2 पढ़ देता हूँ। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिक्शन कमिटी, और साथ ही में क्या है हमारा? द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूज द होम रूल लीग। साथ ही में जो स्टेटमेंट हमारा गलत है इसके बारे में देख लेते हैं। The Rowlatt Act, based on the sedition committee chaired by the Sir Sidney Rowlatt, was passed in 1919 despite opposition from the Indian members, granting the government powers to detain political prisoners without trial for 2 years. Gandhi organized the Rowlatt Satyagraha using networks like the Home Rule Leagues, pan-Islamist groups, and his Bombay-based Satyagraha Sabha. The Simon Commission arrived later in 1928, making a statement इज इनकरेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो मैं पढ़ देता हूँ, गलत है। ठीक है, ये गलत है, जाहिर सी बात है। 22 देख लेते हैं। रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें पूछा गया 22 का करेक्ट आंसर डी होगा। डेट मीन्स की नन ऑफ द एबो। यहाँ से थोड़ा क्लेरिफाई कर देते हैं इसको। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म इन 1934, याद रखिएगा, बाय द लीडर्स लाइक द आचार्य नरेंद्र देव and the Jay Prakash Narayan, was a Marxist-influenced socialist group within the Congress. It did not support boycott or tax evasion, advocated decentralized socialism through the cooperatives and the trade unions, and required members to also be a part of the Congress, each allowing conflicts political affiliations। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। The 1929 session of the Indian National Congress is of the significance in the history of the freedom movement because, तो 23 का आंसर क्या होगा हमारा? बी। डेट मीन्स का इसका आंसर क्या है? अटेनमेंट ऑफ द पूर्ण स्वराज was adopted as the goal of the Congress। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द पीपुल ऑफ द इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन बिकॉज, 24 देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? सी। डेट मीन्स की क्या हमारा? देयर वाज ए नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। इसलिए क्या हुआ था? इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, इसका बॉयकॉट हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे।
The 1919 Act provided for the Commission after a 10 years to access governance progress. The all-white Simon Commission, set up in 1927 under the Sir John Simon, was tasked with recommending future reforms, but it was widely opposed in India due to the exclusion of the Indian from its membership. नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब जो है कि ये चैप्टर तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द नेशनल मूवमेंट इन द 1940s में क्या-क्या हमारा वो ये हुआ 1940s के आसपास में। इसका आंसर मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पेयर्स दिए हुए हैं। अब पेन में चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये कलर ले लेते हैं। हाँ, इतना ठीक है। पार्टी दिया हुआ है, लीडर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि कौन-कौन से हमारे क्या है करेक्टली मैच है। तो आंसर क्या है? बी है। बी दैट मीन्स कि ओनली 2। 24 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। ओनली 2 मतलब यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, जगजीवन राम कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी करेक्टली है, while the C Rajagopalachari was not with the Socialist Party but founded स्वतंत्र पार्टी। जो सी राजगोपालाचारी हैं हमारे क्या-क्या फाउंड किया था इन्होंने? स्वतंत्र पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। एंड द आचार्य नरेंद्र देव बिलोंग टू द सोशलिस्ट पार्टी, नॉट स्वतंत्र पार्टी। ये दोनों क्या है आपस में इंटरचेंज है। मतलब कि हमारा स्वतंत्र पार्टी से किसका संबंध है हमारा? स्वतंत्र पार्टी से हमारा संबंध है इनका, ये क्या नाम है? सी राजगोपालाचारी का, इससे संबंध है। और साथ ही में जब बात करते हैं हमारा सोशलिस्ट पार्टी से, इसका संबंध किससे है हमारा? आचार्य नरेंद्र देव से। तो थोड़ा क्वेश्चन तो टफ आ ही रहे हैं यूपीएससी में। ओनली 1 ओनली 2 कर दिया है तो। 24 में देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में एक्ट आया था। इसके अंदर में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो जो करेक्ट है मैं उसको देख लेता हूँ आंसर यहाँ से। ए है। ए डेट मीन्स कि क्या हमारा? ओनली ए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसिपल स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विथ रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है हमारा? उसको मैं पढ़ देता हूँ। तीसरा का ए करेक्ट है। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द एआईसीसी। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed an all India federation that was never implemented sorry due to princely states refusal and defense and the foreign affairs remain reserved under the British control। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार-बार बोलना भी सही नहीं लगता है। लेकिन आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही में आप लोग बताइएगा ना, नेक्स्ट वीडियो आपको जो है कि पीवाईक्यू पे किस पे चाहिए? इकोनॉमी पे चाहिए, पॉलिटी पे चाहिए, एनवायरनमेंट पे चाहिए, आईआर पे चाहिए? जिस पे आपको चाहिए उस पे प्रोवाइड किया जाएगा पहले। हमारी प्रायोरिटी ये है। वैसे तो हम सीधे ही चलेंगे। हमने मॉडर्न देख लिया तो एंशिएंट देखेंगे, एंशिएंट के बाद से मिडिवल देखेंगे। लेकिन आप लोग का अगर कोई ऐसा डिमांड आता है, किसी एक व्यक्ति का भी आता है कमेंट में कि सर हमको पहले इसी का पीवाईक्यू चाहिए, तो हम उसको पहले जो कि प्रेफ़रेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और 3 ऑलरेडी हम इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। इन जुलाई 1942 द कांग्रेस वर्किंग कमिटी पास द क्विट इंडिया रेज़ोल्यूशन एट द वार्धा authorizing Gandhi to lead a non-violent mass movement which was adopted on August 8 at Mumbai Gwalior Tank, demanding an end to the British rule and later known as the August Kranti। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड द गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर एज। इनको जो किस रूम में जो है कि रिमेंबर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डी। डी डेट मीन्स की ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं ब्रीफ में। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अराउंड 23,000 INA सोल्जर्स were captured and retried for the treason in the famous Red Fort trials beginning in the November 1945। अब सभी को पता होगा इसके बारे में कि जो कैप्चर हुए थे हमारे सोल्जर्स वगैरह, उन पे जो है कि लाल किला पे मुकदमा चला था।
इसमें से क्या-क्या नाम था? शाहनवाज़ खान एक नाम था, प्रेम कुमार सहगल इनमें से नाम था, गुरबख्श सिंह ढिल्लन भी थे इसमें। हू वाज़ एक्यूज्ड ऑफ सिडिफाइंग विद द जापान अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Who among the following were the founders of the हिंद मजदूर सभा established in 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर कौन थे हमारे? तो इसका आंसर है डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजन एंड जी जी मेहता। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। यहाँ पे इवेंट दिए हुए हैं, पूछा है कि इनको जो है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 6 का? यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ सी। सी डेट मीन्स कि क्या हमारा 3 टू 1। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किसका समय कौन हुआ था। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931, आप सभी को पता होगा, अटेंडेड बाय द गांधी जी, फेल ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट ओवर द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। Following the Cripps mission failure, Gandhiji launched the Quit India movement on August 8, 1942 with the slogan "Do or Die", coined by the यूसुफ मेहर अली, जो कि ये डू एंड डाई का जो हमारा था स्टेटमेंट यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। लेटर ऑन फरवरी 18, 1946, द रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग ब्रोक आउट ओवर द वार टाइम हार्डशिप एंड द जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए, तीन चीजें क्लियर हो गई। 1931 वाला, दैट मीन्स कि ये तो पता होगा। 1942, 1945, ये 1931 बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। 17 में पूछा गया है। तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, उल्टा ही हो गया हमारा। सॉरी, इसमें थोड़ा-सा ये हो गया है। 1946 में हुआ था ये, 1931, 1946 ठीक है चलिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? 3, 2, 1 होगा ना? ठीक है, सही है। नहीं 3-2, हाँ 3-2-1 ही होगा। 7वाँ देख लेते हैं। द प्लान ऑफ द सर स्टैफोर्ड क्रीव्स एनविसेज्ड दैट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। 7वाँ का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी। डी दैट मीन्स कि कौन सा हमारा? इंडिया शुड गिवन डोमिनियन स्टेटस, ये वादा किया गया था क्रिप्स के द्वारा। 8 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3 दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट पूछा गया है? तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए। ए दैट मीन्स कि ए। इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट, रिकमेंड किया था, तो इसके बारे में थोड़ा डीप में देख लेते हैं यहाँ पे। द 1946 कैबिनेट मिशन लेड बाय द पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है एकदम याद रखिएगा, was sent to the plan India's peaceful transfer of power, ठीक है। It proposed a weak central government union handling only the defense, foreign affairs and the communication with all other powers and the subject given to the provinces। इससे क्या किया था? इसको डिनाई कर दिया गया था। 9वां देख लेते हैं। द डिमांड फॉर द तेहवाग पीजेंट मूवमेंट इन द बंगाल वाज फॉर, किसके लिए था? तो ये है ए, आंसर है इसका। ए मतलब क्या? द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू द वन थर्ड। इसमें देख लेते हैं इसका आंसर में थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्या है। 1946 द बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा लेड मेनली बाय द कम्युनिस्ट एंड सपोर्टेड बाय द राजवंशीज एंड द मुस्लिम्स लॉन्च द तेहबाग मूवमेंट डिमांडिंग टू थर्ड ऑफ द क्रॉप्स फॉर द शेयर क्रॉपर्स इंस्टेड ऑफ हाफ। आप लोग को अब तक आइडिया ही मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और किसको हम स्किप करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी जो भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं 13 से लेकर 25 के बीच में, सभी सेक्शन वाइज हमने इसमें कवर किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा कि द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द रिस्पॉन्स टू, तो किसके रिस्पॉन्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? बी डेट मीन्स की किप्स प्रपोजल। यहाँ देख लेते हैं, ऑलरेडी ये ऊपर आया था कि द ऑन 8 अगस्त 1942 फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट विद द स्लोगन डू और डाई। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो हमारा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एजुकेशन एंड द सिविल सर्विसेज। इससे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे जो है कि पेपर में पूछे गए हैं। इसका आंसर भी मैं निकाल लेता हूँ और साथ ही में आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? छोटा-सा तो काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 में पूछा गया है हू अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुने फीमेल स्कूल।
इसका संबंध किससे है हमारा? सी से। डेट मीन्स कि क्या हमारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 के बीच में इनका समय काल था। वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द बंगाल रीजनेंस who managed to continue the social reforms movement that was started by the Raja Ram Mohan Rai in the early 1800s. Vidyasagar was well known writer, intellectual, and above all, a staunch supporter of the humanity. He supported the John Eliot Drinkwater Bethune to establish the first permanent girls' school in India. The Bethune School in 1849. In December 1850, Bethune appointed ईश्वर चंद्र विद्यासागर as the secretary to the school. ये सभी क्या है? इनके बारे में है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या है कि रिगार्डिंग द ऊर्थ डिस्पेच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। पूछा गया है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या है? ए। डेट मीन्स कि 1 एंड 2 में पढ़ देता हूँ। ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, और साथ ही में क्या था हमारा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। क्या था? ये गलत, क्या हमारा स्टेटमेंट गलत है? इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Charles Wood Dispatch 1854, dispatch known as the Magna Carta of the English education in India, called for educational departments in the every provinces and grants to private schools. It recommended establishing universities in the Calcutta, Bombay and the Madras. साथ ही में स्टेटमेंट तीसरा गलत क्यों है हमारा? इट प्रोमोटेड इंग्लिश फॉर हायर एजुकेशन ओनली while सपोर्टिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड द क्लासिकल लैंग्वेजेस एट द अदर लेवल। इस बात का ध्यान रहे कि जो हमारे हायर एजुकेशन था इसमें इंग्लिश को प्रीफर किया था, इसमें जो लोअर लेवल था हमारा इसमें इंग्लिश को प्रीफर नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Which of the following led to the introduction of the English education in India? ये हमारा 3 स्टेटमेंट है, इसमें से पूछा गया है कौन सा सही है, तो क्या होगा? डी। दैट मीन्स की 1, 2 एंड 3 सभी ने। चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी, सभी ने क्या किया था? लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पेयर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3। इसमें से कौन सा सही है इसको देख लेते हैं। ये डी बी सही है, मतलब ओनली 2। दैट मीन्स क्या? कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो गलत है हमारा उसको देख लेते हैं। Orientalists like the Warren Hastings and the Jonathan Duncan promoted Indian languages and the culture. Duncan founded Sanskrit College at Banaras in 1724. डंकन के द्वारा क्या इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा क्या है जो गलत है इसको मैं पढ़ देता हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंडेड बाय द रिचर्ड वेलेस्ली इन 1801 ट्रेंड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड द कल्चर्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंस टू पार्टीशन। अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे गए हैं इसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, ठीक ना। सी राजगोपाल डॉक्टर सॉरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, ये थे हमारे ऑलरेडी। लक्ष्मीकांत का जब पढ़ेंगे तो हमको लग रहा है कि पहले दूसरे चैप्टर में ये है। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad. C. Rajagopalachari was elected from the Madras and become the last Governor General of India. Dr. V.R. Ambedkar chaired the drafting committee, सभी को पता होगा। And T.T. Krishnamachari was the finance minister and the co-founded NCAER, but was not associated with the presidency of the Constitutional Assembly. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। With reference to the proposal of the Cripps mission, consider the following statements. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा है इसमें से कौन सा हमारा क्या है करेक्ट है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी।
बी डिटरमाइन्स की ओनली 2 क्या है? एनी प्रोविंसेस व्हिच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू constitution will have the right to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status। ये इसमें था proposal। और साथ ही में पहला स्टेटमेंट गलत की मैं उसको मैं पढ़ देता हूँ। A constitution assembly was to be the founded to frame a new constitution। Members of its assembly were to be partially elected by the provincial assemblies and the party nominated by the princely states। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। 3 पेयर्स दिए हुए हैं, पूछा इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो सी के तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? डी। डी डेट मीन्स की 1, 2 एंड 3 सभी के सभी क्या है? करेक्टली मैच है। तो पहला क्या है? सर तेज बहादुर सप्रू क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के हमारे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। बात करते हैं केसी इनोगे की, तो क्या थे हमारे? मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पीसी जोशी क्या थे? हमारे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट दिया हुआ है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एबव इवेंट्स। इन सभी इवेंट्स का हमारा क्या है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो इसमें जो तीसरा है हमारा, तीसरे का आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बी। बी डेट मीन्स की ये। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। इन 1953 ऑल इंडिया एयरलाइंस वेर नेशनलाइज्ड, ठीक है, ये याद होना चाहिए। क्रिएटिंग इंडियन एयरलाइंस फॉर द डोमेस्टिक एंड द एयर इंडिया इंटरनेशनल फॉर इंटरनेशनल सर्विसेज। द रिजर्व बैंक एक्वायर्ड द इंपीरियल बैंक इन 1955 which became the State Bank of India in 1957। Kerala elected as the first communist government through the democratic elections in India। Goa was liberated from Portuguese rule in 1961 and became a state in 1987, and Daman and Diu as a separate Indian territory। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। The Radcliffe Committee was appointed to क्या था हमारा? Delimit the boundaries between the India and the Pakistan। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 6 देख लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी। 6 है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा सी। सी डेट मीन्स की इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, पार्टीशन वाला। नाउ अब होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कि इकोनॉमी का चाहिए, पॉलिटी का चाहिए, एनवायरनमेंट का चाहिए, आईआर का चाहिए, जिसका चाहिए हम उसका प्रोवाइड करेंगे पीवाईक्यू। और अगर कोई कमेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम जो है कि एंशिएंट इंडिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? प्रीहिस्टोरिक पीरियड एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इसके जो भी क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ हमारा ट्रिक्स वगैरह अप्लाई होता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यदि आप लोग को विजन 365 का आपको चाहिए वीडियो, जो भी अब तक पीटी के पर्पज़ से अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।